That time we don't know how to like find the Slack channels. What are Slack channels? तब ये भी नहीं पता होता था. I just started my technical journey from the open source. So like as we all started our open source journey with the same YouTuber Harkirat Singh, but I don't like it's like if you take care of it, then it is a like winning proposal. In the GSOC now like what I feel like there's only main three things. इंडिया में हर एक साइंस स्टूडेंट का एक ही सपना होता है आईआईटी जाना. सो मुझे तब NSUT IC ब्रांच मिली, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल. डरो मत उससे. वो लार्ज कोड बेस लाइक मैं पहली बार डर गया था कि भाई इतना कोड बेस है, समझ नहीं आ रहा कौन सी फाइल किधर है, ये इशू है तो ये कहाँ होगा, कैसे होगा. आई नो लाइक आई कांट कंपेयर माय डे 1 विद समवन्स डे 100. भी बोलते हैं कि AI यूज करना गलत है, वो पहली बार गलत चीज़ है. लाइक मैं जो कॉलेज की CGPA वाली चीज़ या कॉलेज के एग्जाम्स के लिए मैं कॉलेज में ही पढ़ लेता हूँ, मैं घर आया कुछ नहीं पढ़ता उसका. वो अगर मैं कॉलेज में आया था, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर तो ऐसे निकल गया था, मतलब जो हर एक का निकल ही जाता है ऐसी बस मस्ती उस्ती में. सो आई एम नमन जैन. हाय नमन, वेलकम टू द पॉडकास्ट. सो मैं चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को एक क्विक इंट्रो दे दें अपना. So hi Gautam, thanks for having me on podcast. So I'm Naman Jain. I'm currently pursuing my BTech from NSUT in Instrumentation and Control Engineering. I'm right now in my second year of college. And about my technical background, I have started my technical journey from the open source. I've cracked GSOC, Google Summer of Code, in JITSI in my very first year. And alongside, I've also done LFX 25 in CNCF in default term. And after that, I become the maintainer at CNCF itself. And after that, right now, I'm LFX mentor in the CNCF CubeSat project and this spring term. And after that, I'm also a founding engineer in our early base. तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि आप स्कूलिंग लाइफ आपकी कैसी रही, और जब आप NSUT में आए तो और एक नॉन टेक्निकल ब्रांच के ऊपर आपने कैसे डिसीजन लिया कि ये मेरे को करना है, और उसके बाद कोडिंग में इंटरेस्ट आपका कैसे आया? The thing is, as like इंडिया में हर एक साइंस स्टूडेंट का एक ही सपना होता है IIT जाना. सो हमारा भी वैसा ही था. ऐसा कुछ था नहीं, मतलब CS BS का तब इतना पता नहीं था. कोडिंग होती क्या तब इतना भी नहीं पता था. तब एक बस सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस 12th में, तो वही था बस. सो हमने भी तैयारी करी थी IIT की, JEE की हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट गेट सम दैट गुड रैंक इन दैट. सो मुझे तब NSUT IC ब्रांच मिली, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल. And then after then I just go to the college, just cope up with the things. And in the start there's some like inferiority complex, like there's a CS guy, I'm in non-tech background. So at first मुझे लगा, but as soon as I started learning the things and going through so now it just got मतलब okay. फिर ऐसा कुछ अब लगता तो आप नहीं है. जब कॉलेज में पहली बार आए थे तो आप काफ़ी लोग को देखते होंगे कि कोई बहुत बड़ी MNC में इंटर्न ले रहा है, कोई हैकाथॉन जीत रहा है, कोई बड़े बड़े ओपन सोर्स प्रोग्राम्स क्रैक कर रहा है. तो उस समय आपने प्रेशर को कैसे हैंडल किया और कैसे आपने फाइनली ओपन सोर्स में ट्राई करने का सोचा? So like वो जब मैं कॉलेज में आया था, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर तो ऐसे निकल गया था, मतलब जो हर एक का निकल ही जाता है ऐसी बस मस्ती उस्ती में, बस ऐसे इधर उधर जा रहे हैं, क्लासेस बंक कर रहे हैं, ये हो रहा है. सो मतलब इतना मैं सीरियस नहीं था फर्स्ट सेमेस्टर में. बट देन जैसे ही सेकंड सेमेस्टर आया, सो लाइक आई टेक दी थिंग सीरियस करनी चली. सोचा लाइक व्हाट आर द इंटर्नशिप्स, क्या क्या होती हैं, मैं इस समय इंटर्न क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज फ्रॉम IC ब्रांच में, क्या क्या कर सकता हूँ. So I just curated a list about that. So in that list, like I have some few things like Summer of Bitcoin, GSOC, LFX. Like these are the open source program, and in this there are good thing about it, like there is not any eligibility criteria for that. Like अगर आप किसी भी internship पे देखे कोई बोलेंगे आप थर्ड ईयर के होने चाहिए, आप सेकंड ईयर के होने चाहिए. But in this open source program, you just be 18 plus and have a particular set of knowledge so that you can work on that project. So the thing is like मैंने ये सब को एक्सप्लोर किया पूरा. फिर मुझे ओपन सोर्स के बारे में जाना, फिर ओपन सोर्स क्या क्या है, ओपन सोर्स में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ओपन सोर्स का इकोसिस्टम क्या है. सो लाइक ओपन सोर्स के इकोसिस्टम को ही समझने में ही 1 महीना लग गया था. लाइक इसमें वास्ट इकोसिस्टम है, लाइक हाउ टू कनेक्ट विद द मेंटेनर्स, हाउ टू सर्च फॉर स्लैक. लाइक अब तो स्लैक पता चल जाता है कि हमें कंट्रीब्यूट MD फाइल पे जाना होता है, सर्च देख लो. एट दैट टाइम वी डोंट नो हाउ टू लाइक फाइंड दी स्लैक चैनल्स, व्हाट आर स्लैक चैनल्स, तब ये भी नहीं पता होता था, डिस्कॉर्ड वगैरह. एंड आफ्टर दैट आई लिस्ट एंड आई जस्ट कि मैं क्या कर सकता हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को बस वेब डेवलपमेंट ही आ रही थी. सो फिर मैंने वो पे देखा कि मैं LFX इज काइंड लाइक DevOps kind of thing, more DevOps oriented, and then Summer of Bitcoin is more Web3 oriented. So like फिर I cut off the things like what I can do right now and all. So then I just left with GSOC. So after that I just choose the organizations and also फिर मुझे बस ऐसा फील होता नहीं था कि कोई हैकाथॉन जीत रहा है क्या, because I know like I can't compare my day 1 with someone's day 100. So that's the point, I keep it in my mind, so that's the big thing which worked for me. आपने GSOC फर्स्ट ईयर में क्रैक किया था, तो उसका पूरा प्रोसेस बताइए कि आपने GSOC के बारे में पहली बार कब सुना और प्रिपरेशन कब स्टार्ट की, और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को आपने फिल्टर आउट किया और कौन कौन सी डिफिकल्टीज आई. एंड GSOC में मेन चीज़ जो होती है वो होती है प्रपोजल एंड मेंटेनर्स के साथ आपका कनेक्शन. तो उसके ऊपर आप पूरा बताइए कि लोगों को क्या क्या करना चाहिए कि वो अपने चांसेस को मैक्सिमाइज कर पाएँ. The thing is like when I just
लाइक मैंने आपको भी बताया, जैसे मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई थी कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं, फिर मैं ऐसे ही यूट्यूब पे गया कि देखने लगा क्या कंटेंट है उसके ऊपर. सो लाइक एज वी ऑल स्टार्टेड आवर पर्सनल जर्नी विद द सेम यूट्यूबर हरकीरत सिंह. So I found their channel, which helped me a lot. Like in the starting, like they also tell like how to create things and all. There are also a few other YouTubers also. So जहाँ से मैंने help ली थी. So like first I just learned like in the GSOC now, like what I feel like there's only main three things. First is your contribution, second is your connection with the maintainers, and third is how good your proposal is. Like as far as from my experience, I believe that these all only there are three things to crack any open source program. So first, at that point of time, I don't know how to choose the organization. So there's a website, GSOC organization or dev, maybe you all know. So I just like मैं दिनों तक उस पर बैठा रहता था, organization देखता रहता था, उनकी किताब देखता रहता था जा जाके. So at that time I choose two organization. First is Async API and second is C2SI org. So I started contributing to the Async API and all, and C2SI in like very easy Web3 course like CSS fixation and like websites में like ये logo इधर है, alignment fixes, like these small fixes. So I got a like good hands on the open source thing and Git and GitHub. एंड प्रपोजल का आप कुछ फ्लो बताना चाहेंगे व्यूअर्स को? Yeah, yes. So in proposal, what I think for proposal is like कि जब आप प्रपोजल लिखते हो, आपका प्रॉपर टेक्निकल है, आप उसमें क्या टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हो, क्या वो, तो जब एक काइंड ऑफ एक नॉन टेक्निकल बंदा पढ़े आपका प्रपोजल, तो उसे पूरा पता चल जाना चाहिए कि आपके प्रपोजल में है क्या, आपका व्हाट इज योर प्रपोजल एब्स्ट्रैक्ट, क्या आपका प्रपोजल का पूरा निचोड़ क्या है. एक नॉन टेक्निकल बंदे को भी समझ आना चाहिए. सो दैट्स द थिंग व्हिच आई प्रेफर. लाइक what my flow of proposal is like, first there is project abstract in like which you like पूरा project का निचोड़ डाल दोगे आप इसमें. फिर second, what is the current state of the project, like is any their pre-development have been done on the project or any pre-GSOC contributions or some like is in the research phase or what research has been done, that's the current state of the project. And after that there should be a project goals, like what are your project outcomes. So like in this proposal, after your GSOC term, what will be the outcome, expected outcomes to the organization which expect from you. And after there will be the implementation part, like how would you work to achieve those project goals. Like there are a number of like 5 project goals, project outcomes. So in implementation part, like how do you approach these goal specifically, like I will do this, so it will complete this goal and this goal. Like there are different flow obviously, but this was my flow. And after there should be a timeline period, like there's GSOC is a 12-week program. So like in this week I've done this, and like there is 2 terms like midterm and final evaluation, midterm evaluation and final term evaluation. So before midterm evaluation I will done this work, this set of things. After this I will done this set of things. How do I deliver the things? So this is just all coming in the timeline thing. So that would be really important. And after timeline there should be like your personal information, like your personal background, like what have you done, what are your work experiences, what are your projects you proud of, and why should they select you. Points, if you take care of it, then it is a like winning proposal as far as I know. तो GSOC के बाद आपने विद इन 1 सेमेस्टर ब्रेक आपने LFX भी किया, तो GSOC और LFX में आपको कोड डिफरेंसेस क्या लगे कि प्रपोजल्स वगैरह अलग तरीके से बनाने पड़ते हैं या डिफिकल्टी थोड़ी ज़्यादा है, लर्निंग कब ज़्यादा है LFX में, और मेंटेनर्स कौन कौन से स्किल सेट वाले कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो पूरा So like LFX is just like a same program like GSOC. The thing is LFX is organized by the Linux Foundation, in which like it is, as the name suggests, Linux Foundation. It is aligned with the DevOps kind of thing, like Kubernetes, like Cloud Native Computing Foundation is also a main org which contribute to it. And the thing is, in the CNCF, it itself is all the products of the DevOps kind of thing, like whichever you use, like from Kubernetes to Kyberno to Kube, Stellar to everything. And it is like, it is the same program. Its stipend is $3,000. It is not like medium project, large project, and small project, and like GSOC. And it's a 350 hours program. And in this, like you have a cover letter. Like in GSOC there is a proposal. In LFX there is a similar thing which you can take analogous to proposal. It is cover letter. It is not as long as the proposal. Like in GSOC proposal, it around varies to 20 pages to 30 pages. But in a cover letter, it is around like max to max 10, or like you can extend to 15 pages, which I've seen. In the cover letter, the thing is you have there's 4 questions, like where they ask like how do you understand, how, like where do you find this program, why are you interested in this, why you are the best. Like I don't remember the exact 4 questions, but there are specific 4 questions in which you have to answer it. And after you can tell about your projects and your approaches. Like your approach can be like your project abstract. There's a similar things like your project abstract, project implementation part, timeline thing, but it is like in a more concise way. Like it is not that indescriptive as in GSOC. And there is similar, you have to contribute in LFX in your chosen org, and in what you can say in connected with the mentors, join their community meetings and all. So these are all the things which increase your chance to an LFX. So I found the Kube Stellar,
in which I really feel interested in. Like after GSOC, I was trying to contribute in the summer term, but I don't get selected. But the maintainers, like, they like my work, so they give me the opportunity to work with the paid mentors as an unpaid intern at CubeShare itself. So that really helped me. Like अच्छी बातचीत हो गई थी मेंटेनर्स से, अच्छे कनेक्शंस बन गए थे और लोगों से. So that the thing is very helped me. And after that, I applied for the fall term, so I got selected very easily. I can say like that my contribution in the summer term really helped me. तो एलएफएक्स में आप क्यूबस्टार में मेंटर के बाद मेंटेनर भी बन गए, और पहले आप खुद अपना काम करते थे, आपके कोड को दूसरे लोग रिव्यू करते थे, लेकिन अब आप दूसरे के कोड्स को भी रिव्यू करते हो, तो वो फीलिंग कैसी लगती है? एंड मेंटेनर बनने के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है, और क्या आपको डेली वर्क मिलता है उसके साथ कि वीकली आप करते हो, वो कैसे मैनेज करते हो? CubeStar is a vast project. I'm the maintainer of the UI, CubeStar UI, and the CubeStar docs path. So the thing is, as the mentee, there is a different thing in CubeStar, which is the contribution ladder, in which first you will become a LFX mentee. Then after your contribution, you become a LFX mentor, and after all your contribution and based on the connection and the voting of the other maintainers, you become a CNCF CubeStar project maintainer. So what the thing is, and I become the LFX mentee at that same point of time. Because I was working from 3 months earlier, like in the summer term also, so the maintainers like my work, and maintainers wanted to I become a maintainer. So I also become a maintainer at that point. About your next question, like first the other maintainers are reviewing my PR, now I reviewing others PR. So the thing is कि हमें सीखने को बहुत मिलता है. एज अ मेंटेनर भी हमको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है. लाइक दूसरा कोड, हमें कोड लिखना ज़्यादा आसान होता है कि दूसरा कोड रिव्यू करना, बिकॉज कोड हम लिख के दे देते हैं, तो मेंटेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे कोड में पुश करना ही नहीं करना है. हमने तो गंदा कोड भी लिख दिया, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता. बट एज अ मेंटेनर इट्स योर कोड रिस्पॉन्सिबिलिटी. लाइक आपके कोड बेस में एक अच्छा कोड ही पुश जाना चाहिए, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ लाइक अच्छे कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, बुरे कॉन्ट्रीब्यूटर्स नहीं, मतलब बेकार कोड भी लिख देते हैं कभी भी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी. तो देयर इज अ वेरी हाई डिफरेंस. सो यू हैव टू search of that vulnerabilities. There could be security issues. So like there's not any blame goes to the contributor. The blame goes to the maintainer who merged that PR. So there's a certain responsibility you will face after becoming maintainer. So हमें बहुत सीखने को मिलता है. जैसे कोई कोड्स होता है तो कोड स्निपेट्स देखनी पड़ती है, फिर हमें देखना पड़ता है क्या चेंज हुआ है, क्या ये चेंज की नीड है भी नहीं. बिकॉज एज द AI कम, लाइक AI क्या करता है, खुद अननेसेसरी चेंजेस भी कर देता है. लाइक आपको फिक्स करनी है अलाइनमेंट, वो और भी चेंज, वो कलर भी चेंज कर दे रहा है, वो भी कर दे रहा है. So there are a lot of unnecessary changes which have been come. So we also have to take care of it, take a look into it. So that's a thing. And about the managing my time, like मैं हर रात चेक कर लेता हूँ. Like there should be tag in the, like all the other contributors tag me like in their respective PRs. Please see this. So that's in twice or day or like कभी जब भी टाइम मिल जाए मैं देख लेता हूँ, गो थ्रू कर लेता हूँ. उनकी PR अच्छी लगी तो मैं मर्ज कर लेता हूँ. अगर कुछ हुआ तो मैं उनके रिव्यू दे देता हूँ कि ये ऐसे चेंजेस कर लो. Then they get to change. And about this there is a Slack specifically for the maintainers, in which there are community meetings like or our future outcome, like future expectations to the project. हम क्या कर सकते हैं, आप project goals, LFX mentor में कौन से project आने चाहिए क्या नहीं. So that are the different things. So which comes with the role with the maintainer. तो इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूशन में आते हैं कि आजकल काफ़ी सारे AI टूल्स आ गए हैं, जैसे GitHub Copilot, OpenCode, Cursor, Codex, Gemini CLI, क्लाउड कोड है. तो आप इन टूल्स से कितना अवेयर रहते हैं, और जो AI न्यूज़ चलती रहती है उनसे कैसे कीप अप करते हैं, और कौन कौन से टूल्स हैं जो आप अपने डे टू डे वर्कफ्लो में यूज़ करते हैं, एंड कौन से टूल्स हैं जो आप बेसिकली यूजर को सजेस्ट करेंगे कि इनको इन पर्टिकुलर तरह से ही यूज़ करो ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर पाओ? Like I'm very latest with the AI news. If you use Twitter, like whenever any AI model comes, like Twitter will be flooded with those tweets like this may all come, this is better than this, AI jobs खा जाएगा ये वो. With every new model there is a quote comes, this model will take your job. So I don't know about that if it take a job or not, but as per your question, so I use mainly Copilot, like in which I will use Opus 4.6 and Opus 4.5 sometimes. For the planning I use Sonnet 4.6 also, and sometimes like whenever I have to check or debugging the things, first I write the code, like first I understand the things, I plan it with the Sonnet 4.6, प्लान करता हूँ अच्छे से क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं, प्रॉपर अच्छे से पूरा रोड मैप बनवा देता हूँ उससे. एंड फिर उस रोड मैप को लेके फिर ओपस के पास जाता हूँ कि भाई इसको ऐसे अच्छे से इंप्लीमेंट कर, इसमें एज केसेस बताता हूँ कि ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें ये फिक्स करना है, इसमें ये एज केसेस आ सकते हैं, इसको फिक्स करना है अच्छे से, प्रॉपर उसको बताता हूँ. फिर वो लिखता है. फिर आफ्टर इट मैं थोड़ा खुद पढ़ता हूँ, रिव्यू करता हूँ, एंड जो चेंजेस आता है फिर उसको ओपस को दोबारा रिप्रॉम्प्ट करता हूँ, वो सब करता हूँ. एंड देन व्हेन आई वाज सैटिस्फाइड कि लाइक अब कोड हो गया, देन फिर मैं कोडेक्स के पास जाता हूँ. कोडेक्स को बोलता हूँ एक बार ये पूरा कोड रिव्यू कर, कोई भी वल्नरेबिलिटीज है, टेस्ट है, या कोई भी डिबगिंग चीज़ हो सकती है, या इस कोड में कुछ अननेसेसरी चेंजेस हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो उसको रिमूव कर दे, उसको फिक्स कर दे. फिर वो कोडेक्स कर लेता है, एंड देन आई जस्ट
push the changes and all the things. So that was my और flow. आप टेक में जैसे मल्टीपल रोल्स अभी तक कर चुके हैं अपने कॉलेज के 2 साल में, जैसे आप फाउंडिंग इंजीनियर भी रह चुके हैं, मेंटेनर भी, 2 प्रोग्राम्स में मेंटी भी, तो डिफरेंट रोल्स में अभी तक आपने जो मेन थिंग्स हैं, जो इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स हैं जो आपने सीखे हों, वो क्या होंगे? एंड अगर मैं पूछूं कि एक डे इन अ लाइफ ऑफ नमन जैन क्या होता है, तो वो क्या तो होगा? ऐसे जो मैंने ज़्यादा सीखा इज़ लाइक टीम वर्क. लाइक अगर आप सोलो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें सब कुछ आपको ही करना है, वो सब कुछ करना है. बट व्हेन देयर इज लाइक मल्टीपल ब्रांचेस, लाइक यू आर वर्किंग ऑन बैक एंड, समवन इज वर्किंग ऑन फ्रंट एंड, समवन इज वर्किंग ऑन द अदर थिंग्स, अदर फीचर्स, so that's a different thing. Like working in team is like itself a great experience. Like जैसे हम देखते हैं कि हमें टीम से कोप करना आता है, मतलब एट द फर्स्ट मुझे काम करना नहीं आता टीम में एक साथ ही कैसे काम करते हैं, जो कि मैंने अपने LFX में सीखा, LFX की समर टर्म में, कि लाइक हम कैसे काम करते हैं, कैसे मैनेज होते हैं, लाइक टीम कॉल्स क्या होते हैं, स्टैंड अप्स क्या होती हैं, लाइक प्रॉपर वर्क कल्चर क्या होता है एक प्रॉपर टीम का, वो मुझे समझ आया कि लाइक PR भी बनानी, लाइक ओपन सोर्स में भी काम करना कैसे होता है. लाइक आपको ओपन सोर्स में ऐसे नहीं आपको बस PR बनाना है, इशू दिखा आपने बस PR डाल दी, यू ऑल्सो हैव टू लाइक वर्क ऑन इट. लाइक मेंटेनेंस से बात करनी रहती है कि लाइक इश्यूज पे कैसे वर्क करना है, इसका आगे फ्यूचर आउटकम क्या है, क्या क्या उस पर और PR डाल सकती हैं या नहीं. तो वो मेंटेनर भी आपको प्रॉपर रिव्यू करते हैं, आपको चेक करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करो, ये मतलब प्रॉपर लिस्ट डाउन करते हैं वो अपने पॉइंट्स कि भाई इसमें ये एक्सपेक्टेशंस है मेरी, तुम इस PR में करो, तुम 2 PR 3 PR जैसे बनानी है वैसे करो. फिर लाइक आपके लिए आपको एक टीम में थे, जैसे व्हेन आई वाज अ फाउंडिंग इंजीनियर देयर इज अ क्लोज सोर्स ऑब्वियसली, सो देयर इज नॉट लाइक ओपन सोर्स लाइक यू हैव टू ऑन स्लैक और वो. तो उसमें क्या रहता है कि आपको प्रॉपर एक MVP बनाना है. तो इस MVP बनाने के लिए आपको प्रॉपर सब कुछ ही प्रॉपर स्क्रैच से बनाना है. ओपन सोर्स में देयर इज अ कोड लिखा हुआ है, मेंटेनर से अच्छे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कोड लिख रखा है, बट इन क्रिएटिंग अ MVP यू हैव टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. सो इन दैट सिनेरियो लाइक यू हैव टू वर्क विद द टीम, यू हैव टू this system design plays a very important role in that scenario. Like you have to like which API will work, which is this API is really needed or not. Like 1 to 2 weeks इसमें चले जाते थे कि कौन सी API हमें को चाहिए, कौन सी नहीं. फिर प्रॉपर प्लानिंग होती थी उसके बाद, जिसमें प्रॉपर टीम डिस्कशन रहता था अच्छे से. तो उसमें तो काफ़ी सीखने को मिला कि क्या क्या इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, हमें क्या यूज़ करना चाहिए. लाइक हम एक प्रोजेक्ट को कैसे स्केलेबल बना सकते हैं, कैसे नहीं. Like the thing is like, for example, like there is a thing is Prisma and this PostgreSQL, which what should I use for the 1 million users? So there is a kind of question which I understand. Like these are the questions comes on the table when you're discussing the principles. After it, like you have get a certain role in like backend, you have to maintain the auth service, he's completing the payment service, he's doing this API, that API. So that's the things work in the multiple branches at the same point of time, which I learned a lot in the founding engineer role. And after like in my life, so my timetable is just like I just go to college. Like my college is like 10 to 6 almost on average. So after like 7 to 8 I just relax and all. Like 9 to 12 I just do in code. Like मैं जो कॉलेज के CGPA वाली चीज़ या कॉलेज के एग्जाम्स के लिए मैं कॉलेज में ही पढ़ लेता हूँ, मैं घर आके कुछ नहीं पढ़ता उसका. एंड घर आके लाइक सारा मैं टेक में इसमें टाइम देता हूँ. और लाइक कभी लेट नाइट तक जागना हो, कभी कॉलेज से पहले टेक का कर लिया, बट अदरवाइज जस्ट कॉलेज में कॉलेज की पढ़ाई करता हूँ, घर पे ओनली कोडिंग का. सो ये सिनेरियो रहता है. लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं पॉडकास्ट की, जो फर्स्ट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हम लोग को देख रहे हैं और वो भी तुम्हारी तरह GSOC और LFX क्रैक करना चाहते हैं, तो उनको कुछ सजेशंस जो आप देना चाहोगे कि ये आपको ऐसे ऐसे करना है तो हो जाएगा, और उनको कैसे आप बिलीव कराएंगे कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पॉसिबल है, और विद AI टूल्स क्वालिटी ऑफ कोड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो उसके ऊपर आप कैसे करना चाहेंगे कि वो ऑप्टिमाइज कर पाएँ, उनको वर्कफ्लोज का यूज़ कर पाएँ और सेलेक्ट कर पाएँ? फॉर द न्यू फ्रेशर्स एंड फॉर न्यू स्टूडेंट्स देयर इज अ वेरी गुड न्यूज़. लाइक AI हैज कम. Like you can leverage the AI. Like there is no harm in using AI. Everyone is using AI in bigger and bigger MNC, in which even in your dream company you will use AI at the end. So there is जो भी बोलते हैं कि AI यूज़ करना गलत है, वो पहली बात गलत चीज़ है. AI को गलत तरीके से यूज़ करना गलत है. Like हम क्या समझते हैं कि AI है तो हम कुछ भी कोड पुश कर सकते हैं. First thing you know the basics of everything you are writing with the AI. Like अगर आप बैकएंड का कोड लिखवा रहे हो तो आपको पता चलना होना चाहिए मिडलवेयर क्या होता है, कैसे वर्क कर रहा है, ये ऑथेंटिकेशन सर्विस कैसे वर्क करती है, डेटाबेस में कॉल कैसे जाती है, फ्रंट एंड से API क्या होती है, लाइक कोर्स क्या होते हैं. लाइक नहीं तो आप कोड हो जाएगा, उसमें वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होंगी, सिक्योरिटी इशू ज़्यादा होंगे. सो फर्स्ट यूज AI. इट इज़ वेरी गुड टू यूज AI, बट यूज विद लाइक फर्स्ट gain some specific knowledge on that domain, and then you can leverage the use of AI. You can take help from the AI. You can't be properly dependent on the AI. And with the open source things, it is very easier, and it is very like I prefer everyone to go to the open source because it is easier to understand how to work with the open large code bases. Like I work in Jitsi, there's a very large code base of Jitsi. So in that I learned a lot to like understand the multiple files, so multiple structures and multiple directories. So even if you are beginner, don't be like डरो मत उससे. लार्ज कोड बेस लाइक मैं पहली बार डर गया था कि भाई इतना कोड बेस है, समझ नहीं आ रहा कौन सी फाइल किधर है, ये इशू है तो ये कहाँ होगा, कैसे होगा. डरो मत बिल्कुल भी. 1 हफ्ता लो, 2 हफ्ते लो, कोड बेस को समझ लो, ये कौन सी फाइल किधर है किधर नहीं. लाइक अब तो कोपायलट आ गया है, एंटी ग्रेविटी है, उसको बोलो कि मेरे को पूरा समझाएगी कौन सी फाइल क्या पे है, कौन सी सर्विस कौन से फोल्डर में लिखी हुई है, कि कौन सी डायरेक्टरी में का क्या यूज़ है.
अच्छे से वो बता देता है, एक्यूरेट कर देगा, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन बनवाओ, उसको पढ़ो, फिर उस एक फाइल को जाके थोड़ा कोड बेस समझने की कोशिश करो। तो एक तो थिंग वर्क करती है ओपन सोर्स में। फिर आपको ओपन सोर्स में पहले इश्यूज देखो, आप पहले ईजियर इश्यूज पे जा सकते हो, लाइक इवन इफ यू आर टारगेटिंग टू वेब डेवलपमेंट रोल, so like you can take the things of the fixation of the buttons, alignment, like fixation of the CSS. So even if you are working these small PRs or small issues, you can go through a whole code base and get a like proper kind of summarized you can whole code base in your terms. So that's the thing, तुम्हें थोड़ा पता जाएगा कि कौन से जैसे nav बार कोड कहाँ लिखा हुआ है, फ्रंट एंड का कहाँ लिखा हुआ है, इस बटन का लॉजिक कहाँ है, इस कंपोनेंट का लॉजिक कहाँ है। तो एंड आफ्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक मेंटेनर्स से कनेक्शंस बनाओ। लाइक इवन इफ यू आर, एज आई स्टेड अर्लियर, in any open source program there are mainly 3 steps, like you can say mainly 4 steps. First, choosing your organization about your specific domain, like if your domain is web development, choose the specific organization in which you like. Second, make some contributions. Third, make connection with the maintainers से अच्छे से connect कीजिए. And fourth, make a winning proposal. And for the proposal, like I also said earlier कि क्या क्या steps होने चाहिए. So that's the thing from which you can crack any open source program. Okay, thanks Namar for all your suggestions and coming to the podcast. Well, that's a wrap on another good time. Glad that our little worlds could align. Feels a little bittersweet, it's through, but I'm excited for what's coming soon. Yeah, I'm already counting down the days to see your faces in a million ways.